नमस्कार, मैं आनंद कुमार। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक नई बहस छिड़ी हुई है। सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या आने वाले समय में झारखंड की पहचान एक आदिवासी बहुल राज्य यानी ट्राइबल डोमिनेंट स्टेट के बदले ओबीसी बहुल राज्य यानी ओबीसी डोमिनेंट स्टेट के रूप में स्थापित हो जाएगी। क्या आदिवासी आबादी में जो गिरावट आई है उसके साथ यहाँ पूरी सियासत, पूरी राजनीति बदल जाएगी एकदम से? और क्या इसका असर विधानसभा और लोकसभा की आरक्षित सीटों, एसटी आरक्षित सीटों पर पड़ेगा और जिससे आदिवासियों का संसद में और विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन सीमित हो जाएगा? दोस्तों, झारखंड के सियासी हलकों में इन दिनों इन्हीं सवालों को लेकर गहन मंथन चल रहा है, गहन चर्चा चल रही है। ये बहस उस वक्त तेज हुई जब गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में आशंका जताई कि आगामी परिसीमन के बाद राज्य में आदिवासियों के लिए आरक्षित 6 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं। और इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चिंता बढ़ा दी है। इसके पहले कल्याण मंत्री, जो झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री हैं चमरा लिंडा, वे भी इसी तरह की आशंका जता चुके हैं, जिससे इस मुद्दे की गंभीरता और बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2001 की जनगणना के आधार पर जब साल 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, तो उसने जो परिसीमन किया पूरे देश में, उसमें झारखंड में जो एसटी रिजर्व सीटें हैं विधानसभा की, वो 28 से घटकर 22 हो गई थी और जो एससी रिजर्व सीटें हैं 9, वो 9 से बढ़कर 10 हो गई थी। और इसी तरह से लोकसभा में जो एससी रिजर्व सीट है, अनुसूचित जाति के लिए पलामू की सीट, वो बढ़कर 2 हो गई थी। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए जो 5 सीटें रिजर्व है, वो 4 ही रह गई थी, यानी 1 सीट एसटी घट गई थी और 1 एससी सीट बढ़ गई थी। ये डिलिमिटेशन आयोग की उस समय की रिपोर्ट में है, 2007 की रिपोर्ट है। पूरे देश में 2008 के फरवरी महीने में ये रिपोर्ट लागू हो गई, परिसीमन लागू हो गया। लेकिन झारखंड में ये लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि उस वक्त झारखंड के जितने भी राजनीतिक दल थे, इन लोगों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि आदिवासी सीटें नहीं घटनी चाहिए। सर्वदलीय शिष्टमंडल दिल्ली गया, वहाँ केंद्र सरकार से बात हुई, शिबू सोरेन इसका नेतृत्व कर रहे थे और उसके बाद इस पर रोक लगी। तो पूरे देश में परिसीमन हो गया 2001 की जनगणना के अनुसार, लेकिन झारखंड में लागू नहीं हुआ। 2001 के बाद 2026 चल रहा है और इस बीच 2011 की जनगणना में 2001 के मुकाबले आदिवासियों की संख्या में, उनके प्रतिशत में कमी आई है। और अब जो सेंसस होने जा रहा है, अब जो जनगणना होने जा रही है, उसमें भी ये संभावना है कि आदिवासियों की संख्या में, उनकी आबादी में और गिरावट आई होगी। और इसीलिए ये आशंका प्रबल हो रही है। जो 2007 के डिलिमिटेशन आयोग की जो रिपोर्ट थी, जो ड्राफ्ट था, जो लागू नहीं हुआ, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपके लिए इसको दिखा देता हूँ कि किस तरह से अनुशंसा की गई थी कि कितनी सीटें लोकसभा की और कितनी विधानसभा की सीटें कम होंगी। तो ये सीटों का कम होना ही एक बड़ा चर्चा का कारण है और यही वो कारण है जिससे कहा जा रहा है कि राजनीति पूरी पलट जाएगी, क्योंकि सीटें बढ़ने की संभावना है। कहा जा रहा है कि झारखंड में 125 तक सीटें हो सकती हैं और अगर रिजर्व सीटें 22 हो गई तो फिर तो आदिवासियों का महत्व, उनका प्रतिनिधित्व और उनका प्रभाव सब घट जाएगा और पूरी राजनीति एक तरह से ओबीसी सेंट्रिक हो जाएगी, क्योंकि अभी कहा जाता है कि झारखंड में 55% आबादी जो है वो ओबीसी जातियों की है। तो इस तरह से ये पूरा मामला 2029 के आम चुनावों के पहले प्रस्तावित परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। 2029 में झारखंड विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन वो प्रक्रिया है जिसके तहत जनसंख्या के आधार पर चुनावी सीटों की सीमाएं और संख्याएं दोनों तय की जाती हैं। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि यह प्रक्रिया झारखंड की सामाजिक संरचना, सोशल फैब्रिक और राजनीतिक समीकरण यानी पॉलिटिकल इक्वेशंस को पूरी तरह से बदल सकती है। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि फ्यूचर में, भविष्य में झारखंड को एक ट्राइबल स्टेट के बदले ओबीसी डोमिनेंट स्टेट के रूप में देखा जाने लगे, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ।
और क्यों देखा जाने लगेगा ये भी बता चुका हूं। तो अब सवाल ये उठता है कि संभावित बदलाव का फायदा किसको होगा। दोस्तों, अगर ये ओबीसी डोमिनेंट स्टेट बन गया तो किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। झारखंड में जो सबसे प्रमुख ओबीसी आबादी है उसमें कुर्मी हैं और दूसरे नंबर पर वैश्य आते हैं। कुर्मियों का दावा है कि वो करीब करीब 20 से 22% हैं। हालांकि 2026 में जो जनगणना होने वाली है उसमें कास्ट का सेंसस भी होगा, तो जातियों के आंकड़े भी सामने आ जाएंगे, तो इन दावों की पुष्टि हो सकेगी या फिर कोई नए आंकड़े आएंगे तो उसके आधार पर राजनीति की धारा तय होगी। लेकिन कुर्मी प्रभावी है झारखंड में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। खास करके नॉर्थ छोटानागपुर के इलाके में हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, ये जो इलाके हैं, कोडरमा, यहाँ एक भी एसटी रिजर्व सीट नहीं है। ये कुर्मी हार्टलैंड कहा जाता है। इसके अलावा कोल्हान में काफी ज्यादा संख्या में कुर्मी रहते हैं और उन सीटों पर भी कुर्मियों की अच्छी खासी संख्या है जो आदिवासियों के लिए रिजर्व है। तो अगर सीटें अलग होती हैं तो कुर्मी डोमिनेंट सीटें बढ़ जाएंगी और वे एक प्रमुख प्रभावी भूमिका में आ जाएंगे और कुर्मी जो किंग मेकर माने जाते हैं खुद किंग की भूमिका में आ जाएंगे। तो ऐसे में कुर्मी आधारित राजनीति करने वाले दल जैसे आजसू हो गए या फिर जेल केम हो गया, यानी सुदेश महतो और जयराम महतो, इनकी भूमिका क्या रहेगी, ये बहुत प्रभावी हो सकते हैं। और खास करके जयराम महतो जो अभी उभर रहे हैं, उनके पास अभी काफ़ी वक्त भी है और काफ़ी संभावनाएं भी हैं, युवा है, ऊर्जावान हैं और जिस तरह के उनके तेवर हैं, तो आने वाले समय में अगर राजनीति ओबीसी केंद्रित होगी और ख़ास करके जब कुर्मियों का महत्व बढ़ेगा, उनका दखल बढ़ेगा राजनीति में, तो इन नेताओं का भी दखल बढ़ेगा। तो ये देखना होगा कि क्या ये प्रभावी बनेंगे, तो क्या ये किंग मेकर से किंग बन सकते हैं या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा लाभ मिलेगा जिसका आधार ही ओबीसी और फॉरवर्ड मतदाता माने जाते हैं, या फिर आदिवासी राजनीति के केंद्र में रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा इससे प्रभावित होगा, उसको झटका लगेगा। और क्या हेमंत सोरेन ने इस जो चेंजिंग सिनेरियो है, बदलता हुआ परिदृश्य है, इसको ध्यान में रखते हुए पहले से कोई रणनीति तैयार कर ली है? इन तमाम पहलुओं को अभी हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो दोस्तों, जो जानकारी है उसके मुताबिक परिसीमन के बाद झारखंड में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों सदनों की सीटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विधानसभा सीटों की संख्या 81 से बढ़कर 121 से 125 के बीच पहुंचने की संभावना है। वहीं लोकसभा सीटों की संख्या 14 से बढ़कर 21 हो सकती है और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 से बढ़कर 9 तक जा सकती है। यानी कुल मिलाकर लगभग 50% तक सीटों में बढ़ोतरी का अनुमान है। इतना ही नहीं, अगर इसी दौरान महिला आरक्षण लागू हो जाता है और विधानसभा की कुल सीटें करीब 125 तक पहुंचती हैं, तो 40 से ज़्यादा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। लोकसभा में करीब 7 और राज्यसभा की 3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, उनके हिस्से में आ जाएंगी। इससे राज्य की राजनीतिक संरचना में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि महिला भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा विवाद जिस मुद्दे को लेकर है वो है एसटी आरक्षित सीटों की संख्या में आने वाली संभावित कमी। फिलहाल झारखंड में 28 विधानसभा सीटें और लोकसभा की 5 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन जो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट थी 2007 वाली, उसमें 6 एसटी सीटें घट रही थी विधानसभा की और 1 लोकसभा की। निशिकांत दुबे ने उसी आधार पर लोकसभा में आशंका जताई थी कि अगर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होता है तो विधानसभा की लगभग 6 और लोकसभा की 2 सीटें कम हो सकती हैं। इसके पहले 18 मार्च 2025 को मंत्री चमरालिंडा ने भी यही चिंता जताई थी। उनका कहना था कि अगर अतीत में दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने परिसीमन का विरोध नहीं किया होता तो 2008 में ही आदिवासी सीटों की संख्या घट सकती थी, जैसा कि ड्राफ्ट में लिखा हुआ था। अगर लागू होता तो 6 सीटें घट जाती हैं और लोकसभा की 2 सीटें। चमरालिंडा ने यह भी कहा कि 2026 में प्रस्तावित परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर वे बहुत चिंतित हैं और उनको आशंका है कि आदिवासी सीटों में कमी आ सकती है। चमरालिंडा का दोस्तों ये भी तर्क है कि राज्य में आदिवासी आबादी का परसेंटेज लगातार कम हो रहा है। 1951 में जहां यह आंकड़ा करीब 39% था, वहीं हर परिसीमन के बाद इसमें सिग्निफिकेंट डिक्रीज दर्ज किया जा रहा है। जाहिर है कि यदि जनसंख्या का अनुपात घटेगा तो आरक्षित सीटों की संख्या भी प्रभावित होगी, कम होगी। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है
कि परिसीमन के पहले देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। जैसा मैंने पहले कहा, केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और 1 मार्च 2027 तक चलेगी और इसके बाद ही परिसीमन आयोग बनेगा और परिसीमन का काम शुरू होगा और नई सीटों का निर्धारण किया जाएगा। 2029 के आम चुनावों के पहले परिसीमन की प्रक्रिया यानी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस जनगणना में झारखंड में आदिवासी आबादी का प्रतिशत घट सकता है और ज्यादा, जबकि ओबीसी आबादी बढ़ सकती है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, खास करके रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और पलामू जैसे शहरी इलाकों में। तो इसकी वजह से यहाँ सीटों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है और इससे राजनीतिक संतुलन जो है, जो पॉलिटिकल बैलेंस है, वो शहरी और ओबीसी मतदाताओं की ओर झुक सकता है और इसी कारण जानकार ये संभावना जता रहे हैं कि भाजपा को इसका लाभ मिल सकता है। दोस्तों, अब तक झारखंड को एक आदिवासी बहुल राज्य के रूप में देखा जाता रहा है। लंबे संघर्ष के बाद इसका गठन हुआ और कहा गया कि आदिवासियों के लिए बना है, लेकिन परिसीमन के बाद इसकी पहचान बदल सकती है और इसका सीधा असर राजनीतिक दलों की रणनीति पर पड़ेगा। भाजपा, जिसको आदिवासी इलाकों में पिछले कुछ चुनावों से अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया है, वो अपने ओबीसी और शहरी आधार पर मजबूत स्थिति में आ सकता है। 2019 और 2024 के चुनावों में आदिवासी मतदाताओं ने बीजेपी को लगभग नकार दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पार्टी के सामने आदिवासियों का भरोसा जीतने की एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ कांग्रेस की राजनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के इर्द गिर्द घूमती है और जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की रणनीति अपनाकर पार्टी जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बना चुकी है। झारखंड में भी कांग्रेस ओबीसी और आदिवासी दोनों वर्गों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह स्थिति एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व से जुड़ी चुनौती बन सकती है। पार्टी की पूरी राजनीति आदिवासी पहचान पर आधारित रही है। 2024 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगभग सभी एसटी आरक्षित सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था और गठबंधन ने 28 में से 27 सीटें जीत ली थी। ऐसे में अगर इन सीटों की संख्या घटती है तो पार्टी की राजनीतिक पकड़ कमजोर हो सकती है, क्योंकि 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है और 28 एसटी सीटें इस 41 का करीब 67% बनती हैं। जेएमएम के पास 27 सीटें हैं, जो कि करीब 65% होता है। तो अगर आपके पास आदिवासी सीटों की मेजोरिटी है तो विधानसभा में बहुमत पाने की संभावना करीब 60% हो जाती है। आपको सिर्फ 12-13 सीटों का जुगाड़ करना पड़ता है। लेकिन अगर ये आंकड़ा बढ़कर 122 या 125 हो गया तो इन 22 सीटों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फिर तो बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 62 या 63 हो जाएगा। तो फिर तो सारा फोकस ओबीसी मतदाताओं और शहरी मतदाताओं पर शिफ्ट कर जाएगा और इसलिए राजनीति खदबदा रही है, अंदर अंदर उबल रही है। हालांकि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम अब ओबीसी और शहरी मतदाताओं के बीच पकड़ मजबूत कर रहा है। नगर निकाय चुनाव में हमने ये देखा है और इन चुनावों में मिले संकेत बताते हैं कि पार्टी ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। कांग्रेस भी इस बदले हुए समीकरण को भांप रही है। सरना धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण और दलित प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को कांग्रेस भी उठा रही है और वो समझ रही है कि आने वाले चुनाव में ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी को 2014 में पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन 19 और 24 में आदिवासी सीटों पर उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अब अगर परिसीमन के बाद ओबीसी सीटों का प्रभाव बढ़ता है तो बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान हो सकती है। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम की रणनीतियां उसकी राह में बाधा बन सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर डालेंगे वो होंगे कुर्मी मतदाता। तो जयराम महतो और सुदेश महतो पर भी नजर रखनी होगी। फिलहाल झारखंड की राजनीति एक बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़ी है। परिसीमन के बाद कौन सी पार्टी, कौन सा समाज, कौन सा समुदाय सबसे ज्यादा लाभ उठाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन दोस्तों इतना साफ है कि आने वाले सालों में राज्य की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। अब देखना यह है कि इस नए समीकरण में कौन सी पार्टी खुद को सबसे बेहतर तरीके से ढाल पाती है और झारखंड की सत्ता का केंद्र बनती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सत्ता का केंद्र बनेगी? लेकिन एक बात जो है वो नई चीजें होगी। अगर इतनी सारी चीजें होंगी तो इसके साथ एक और चीज होगी। अगर झारखंड में सीटों की संख्या 100 से ऊपर जाती है, जैसा कहा जा रहा है कि 122 या 125 तक जा सकती है, तो झारखंड में विधान परिषद
यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन का रास्ता भी खुल जाएगा। फिलहाल ये प्रावधान है कि जिन राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या 100 से कम है वहां विधान परिषद नहीं बन सकता, लेकिन जैसे ही झारखंड में सदस्यों की संख्या 100 से ऊपर जाएगी तो यहाँ विधान परिषद का गठन हो जाएगा और फिर राजनीति की एक अलग धारा भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो लोग चुनावी राजनीति में एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, जो असंतुष्ट हैं, उपेक्षित हैं, या फिर जो बुद्धिजीवी हैं या अपने अपने क्षेत्रों के विशिष्ट लोग हैं और किसी खास पार्टी से जुड़े हैं, उनको विधान परिषद में भेजने का रास्ता बन जाएगा। और जो लोग चुनावी राजनीति के जरिए चुनकर नहीं आ पाते उनके लिए भी विधानमंडल में जाने का एक जरिया बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए? आदिवासी सीटों में कमी आ रही है तो उसके लिए क्या कोई उपाय होने चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा और विधान परिषद के गठन पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।